नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने कृषि की कल्याणकारी योजनाओं को पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम सेवा क्षेत्र के मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान को पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं सेवा क्षेत्र से। देखिए, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जो कि प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि क्षेत्र एवं द्वितीयक क्षेत्र अर्थात औद्योगिक क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इसमें वस्तुओं का उत्पादन ना होकर जो ज्ञान एवं सूचना होती है उसे सेवा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सेवा क्षेत्र में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि ये जो है प्राथमिक क्षेत्र या फिर क्या हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र को अपनी क्या करता है, सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें सूचना एवं ज्ञान को सेवा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसके साथ ही पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप होता है, जैसे अविकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था एवं विकसित अर्थव्यवस्था, उसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र की जो भागीदारी होती है वह भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो वे देश जिनमें अविकसित क्या होती हैं, अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, तो जो अविकसित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उनमें जो है प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि क्षेत्र जो कि पूरी तरीके से प्राथमिक या जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर निर्भर होता है, राइट। इसका योगदान जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, राइट। तो जो अविकसित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उसमें प्राथमिक क्षेत्र अर्थात प्रत्यक्ष संसाधनों पर निर्भरता अधिक होती है और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होता है। उसके बाद में क्या हो जाएंगी, दूसरी हो जाएंगी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, राइट। तो विकासशील अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के साथ साथ जो द्वितीयक क्षेत्र है या फिर हम जैसे ये कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र का जो है योगदान जो है किससे, सेवा क्षेत्र की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। अर्थात उन देशों की जो तकनीकी होती है उसमें तकनीक में थोड़ा बहुत सुधार हो जाता है एवं प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन है वो आधुनिक तकनीक से शुरू हो जाता है, इसलिए बड़े पैमाने पर क्या होता है, उत्पादन भी होने लगता है। और तीसरी कैटेगरी की जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो होती हैं विकसित अर्थव्यवस्थाएं। और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जो सबसे अधिक जो योगदान होता है वो किसका होता है, सेवा क्षेत्र का होता है, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो प्राथमिक एवं जो है द्वितीयक, राइट, उनसे अधिक जो योगदान होता है वो किसका होता है, राइट। तो प्राथमिक या द्वितीयक जो क्षेत्र है उससे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का होता है जिन देशों की अर्थव्यवस्थाएं क्या होती हैं, विकसित अर्थव्यवस्था होती हैं। और किसी भी अर्थव्यवस्था के जब स्वरूप में परिवर्तन होता है तो उसमें जो प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र है उसकी हिस्सेदारी में भी परिवर्तन होता है। मान लीजिए कि अगर कोई अर्थव्यवस्था अविकसित अर्थव्यवस्था से विकासशील की ओर में क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है, तो उसमें प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में द्वितीयक क्षेत्र का जो है योगदान बढ़ जाएगा, या फिर प्राथमिक एवं द्वितीयक जो है क्षेत्र हैं उनका योगदान सेवा क्षेत्र से क्या होगा, अधिक होगा। और जब कोई अर्थव्यवस्था जो है वो विकासशील से निकलकर विकसित कैटेगरी में सम्मिलित होती है तो उसमें इन दोनों की तुलना में सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वो सबसे अधिक हो जाता है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत दुनिया में एक ऐसा देश है जो है विकासशील कैटेगरी में, लेकिन सीधा भारत की अर्थव्यवस्था में वर्तमान समय में आधे से अधिक अगर हम बात करते हैं योगदान की तो वो किसका है, सेवा क्षेत्र का है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि वर्तमान में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील है और भारत की अर्थव्यवस्था में जो सर्वाधिक योगदान है वो किसका है, सेवा क्षेत्र का है। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है, राइट।
मध्य प्रदेश में अभी भी जो सेवा क्षेत्र का योगदान है वो कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में क्या है, कम है। राइट, तो ये हमने यहाँ पर सेवा क्षेत्र के बारे में समझा। राइट, इसके साथ ही अगर हमें मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के योगदान को समझना है तो मैं आपको बता दूं कि जो हमने यूनिट 1 है, राइट, यूनिट 1 में हमारा लेक्चर नंबर 17 है, उसमें हमने सेवा क्षेत्र से संबंधित चुनौतियां, राइट, सेवा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार के मुद्दों को बहुत अच्छे से पढ़ा है एवं समझा है। राइट, तो आप उस लेक्चर को दोबारा देखें ताकि ये लेक्चर जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। राइट, अब इस लेक्चर में अगर हम ये समझें कि मध्य प्रदेश में, राइट, जो सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित होता है, राइट, तो वो हम यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं। हमें यहाँ पर सेवा क्षेत्र के योगदान को 3 नंबर, राइट, 5 नंबर और 11 नंबर के हिसाब से क्या करना है, तैयार करना है। राइट, 3 नंबर का जो प्रश्न है वो हो सकता है कि जैसे परिवहन का हो जाएगा, स्वास्थ्य का हो जाएगा, शिक्षा का हो जाएगा, वो योगदान हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कितना है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर कहा जा सकता है कि जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी है उसका मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान को समझाइए, ये जो है प्रश्न 5 नंबर में पूछा जा सकता है। या फिर हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र के योगदान को समझाइए, ये 11 नंबर में जो है वो प्रश्न पूछा जा सकता है। राइट, इसीलिए इस टॉपिक में हम अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र हैं, राइट, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र या हम ये कहें कि जो तृतीय क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र के जो प्रमुख क्या है सेक्टर हैं, उनको बहुत अच्छे से समझेंगे। राइट, मध्य प्रदेश में जो सेवा क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र का कितना विकास हुआ है वो समझेंगे। राइट, उन आंकड़ों को पकड़ेंगे ताकि एग्जाम में आपको उत्तर लिखने में सहूलियत हो सके। राइट, तो हम अगर प्रस्तावना के रूप में देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब कोई अर्थव्यवस्था अविकसित से होकर, विकासशील से होकर विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होती है तो उस अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वो बढ़ने लगता है। अगर हम हमारे भारत की अर्थव्यवस्था या मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात कहें तो दोनों, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी अविकसित से निकलकर विकासशील से होती हुई विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। इसीलिए जो सेवा क्षेत्र है उसकी भागीदारी अर्थव्यवस्था में बढ़ती जा रही है। राइट, और वैसे ही मध्य प्रदेश में भी जो तृतीय क्षेत्र है या सेवा क्षेत्र है उसका योगदान भी निरंतर बढ़ रहा है। अगर उदाहरण देना चाहें तो हम सीधा कह सकते हैं कि 2011-12 के जो स्थिर भाव हैं, राइट, स्थिर भावों पर 2011-12 में हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का जो योगदान था वो कितना था, 39.6% था। राइट, जो कि 2019-20 के जो त्वरित आंकड़े हैं उसमें कितना हो चुका है, 39.73 हो चुका है। और 2020-21 के आंकड़े जो है उसके अनुसार जो सेवा क्षेत्र है उसका योगदान 37.56 हो चुका है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो धीमे परंतु बढ़ रहा है। राइट, इसके साथ ही अगर हम मध्य प्रदेश की स्थापना से इसकी चर्चा करें तो मध्य प्रदेश की स्थापना से लेकर जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उस समय तक कृषि क्षेत्र का जो है योगदान उसमें बहुत तेजी से वृद्धि हुई थी, वहीं सेवा क्षेत्र जो था वो स्थिर था। परंतु 9वीं जो पंचवर्षीय योजना है, राइट, 9वीं पंचवर्षीय जो योजना है, 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में सेवा क्षेत्र में जो है क्रमिक वृद्धि हो रही है और उसका लगातार हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान में वृद्धि हो रही है। राइट, तो 8वीं तक स्थिर था, 9वें से क्रमिक रूप से वृद्धि होनी शुरू हुई है। अगर 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो उसमें प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान था 10वीं पंचवर्षीय योजना में अगर हम सेक्टर वाइज ग्रोथ देखें तो कृषि क्षेत्र 4% से, द्वितीय क्षेत्र 8% से और जो तृतीय क्षेत्र है उसमें 9% की क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। इसका मतलब जो ओवरऑल वृद्धि हुई थी वो कितनी हुई थी, 7% हुई थी।
राइट। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, वृद्धि की, कि कैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों में वृद्धि की अपेक्षा जो तृतीयक क्षेत्र है उसकी 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें 7% की क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी, ग्रोथ हुई थी। वहीं अगर 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि में जो ग्रोथ हुई थी वो 5% की, उद्योग में 10% की ग्रोथ हुई, और वहीं जो सेवा क्षेत्र है उसकी 8% क्या हुई थी, ग्रोथ हुई थी। और वहीं पंचवर्षीय योजना में जो सेवा क्षेत्र है वो हर साल 13.75% की दर से जो है वो वृद्धि कर रहा है। और सेवा क्षेत्र में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक सी बात है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी, इसके योगदान में भी वृद्धि होगी। अब हम समझते हैं कि जो सेवा क्षेत्र है उसमें कौन कौन से जो है सेक्टर सम्मिलित होते हैं। तो सेवा क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो कि प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीयक क्षेत्रों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है, और इसमें बीमा एवं बैंकिंग सेक्टर हो जाएगा, दूसरा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी हो जाएगा, फिर परिवहन सेक्टर हो जाएगा, राइट, पर्यटन हो जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, हस्तशिल्प, राइट, और क्या हो जाएंगी, परामर्श जो सेवाएं हैं। इतने सेवा क्षेत्र के जो हैं प्रमुख सेक्टर्स माने जाते हैं। अब मध्य प्रदेश में अगर हमें मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र को योगदान को पढ़ना है तो इनका हम जो है एक एक करके योगदान को भी पढ़ेंगे और ये भी समझेंगे कि बीमा एवं बैंकिंग का, भाई बीमा एवं बैंकिंग का मध्य प्रदेश में कितना विस्तार हुआ है, और उसके आधार पर हम बताएंगे कि इनका अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है। इसीलिए अगर हम देखें तो सेवा क्षेत्र का योगदान को जो उत्तर है वो हम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ज़रूरत है तो केवल और केवल मध्य प्रदेश में सेवा क्षेत्र से संबंधित जो प्रमुख तथ्यात्मक जानकारी है उसको आत्मसात करने की। तो शुरू करते हैं हम यहाँ पर किससे, बीमा एवं बैंकिंग क्षेत्र से, राइट। सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए, पहले भी मैंने बताया है कि किसी भी देश में जब आर्थिक विकास होता है, राइट, और आर्थिक विकास के लिए जो रोजगार है, राइट, रोजगार सृजन होना बहुत ही क्या होता है, आवश्यक होता है। रोजगार सृजन के लिए जो है उद्योगों का विकास होना क्या है, बहुत जरूरी होता है, राइट। और उद्योगों का विकास जो है तभी हो पाएगा जब क्या होगा, उद्योगों की स्थापना के लिए, राइट, जो है पूंजी की क्या है, उपलब्धता है। अर्थात अगर बाजार में अगर पूंजी उपलब्ध है तो उससे उद्योगों की भी क्या होगी, आसानी से स्थापना होगी। उद्योगों की स्थापना से रोजगार में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, और रोजगार में वृद्धि होने से जो समग्र मांग है उसमें भी क्या होगी, वृद्धि होगी, राइट। और अगर मांग में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि इससे अर्थव्यवस्था के हर एक क्षेत्र में जो है सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसीलिए अगर हम देखें कि अगर राज्य में जो पूंजी की उपलब्धता है एवं पूंजी की उपलब्धता को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण कारक जैसे ब्रोकिंग फर्म हो जाएंगे, राइट, निवेश हो जाएंगे, वित्तीय परामर्श हो जाएगा, राइट, नेशनलाइज्ड बैंक हो जाएंगी, राइट, प्राइवेट बैंक हो जाएंगी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें हो जाएंगी, सहकारी बैंक हो जाएंगी, म्यूचुअल फंड और अन्य तरह की अगर सेवाएं, राइट, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो वो पूंजी की उपलब्धता को बनाए रखने में क्या होंगी, सार्थक होंगी या अपना महत्व देंगी। फलस्वरूप जो है हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, राइट। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र है उसमें कुशल पेशेवरों की जो है पर्याप्त क्या है, संख्या मौजूद है। इसके साथ ही जो बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान है वो भी क्या है, पर्याप्त मात्रा में जो है वो उपलब्ध है। इसके साथ ही राज्य में बैंकिंग है, बीमा है, पूंजी बाजार है, साख, काउंसलिंग केंद्र जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जो कि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के माध्यम से अपना योगदान दे रही हैं, राइट। इसके साथ ही ये जो जितनी भी
इकाई ये जो जितने भी संस्थान हैं इनकी कई जो है इकाइयाँ बहुत ही पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अनुसार 2018-19 में जो ग्रामीण शाखाओं में 74, राइट, अर्ध शहरी जो क्षेत्र हैं उनमें 163 और शहरी क्षेत्रों में 168 जो है शाखाओं में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर बैंकों की जो शाखाएं हैं वो ग्राम क्षेत्रों में बढ़ रही हैं तो स्वाभाविक सी बात है ग्रामीण क्षेत्रों में ये वित्तीय जो है सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही जो लघु वित्त बैंक हैं उनकी 191 शाखाएं कार्यरत हैं। इसके साथ ही कुल अगर हम जो लघु वित्त बैंक हैं वो देखें तो लघु बैंकों की जो है 191 शाखाएं भी ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं। तो इस तरीके से 405 जो शाखाएं हैं वो मध्य प्रदेश में बढ़ चुकी हैं, राइट। इसके साथ ही जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनकी संख्या 5296 है, सहकारी जो बैंक हैं उनकी संख्या 877 है, क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक है उनकी संख्या 1320 है एवं स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है उनकी संख्या 191 है, जो कि दर्शाता है कि मध्य प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में जो है वित्तीय संस्थान मौजूद हैं, राइट। और ये संस्थान न केवल वित्तीय जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध करा रहे हैं बल्कि वित्तीय जो है साक्षरता, राइट, वित्तीय साक्षरता हो जाएगी, वित्तीय जागरूकता हो जाएगी, वित्तीय प्रबंधन हो जाएगा आदि जो जानकारी वो भी जन सामान्य में फैला रहे हैं, राइट। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में और अधिक विकास हो सके इसके लिए सहकारिता विभाग के अंतर्गत सहकारी बैंक जो है वो भी अपना योगदान दे रही हैं, राइट। वैसे ही जो बीमा क्षेत्र होता है, बीमा क्षेत्र जैसे कल हमने कृषि में समझा था कि अगर कोई भी उतार चढ़ाव होता है, राइट, अर्थव्यवस्था में कोई भी उतार चढ़ाव हो जाएगा, राइट, या फिर व्यक्ति के जीवन में कोई महत्वपूर्ण घटना घटित हो जाती हैं तो उसके परिवार को तथा अगर हम देखें तो व्यवसाय में उसको जो आकस्मिक हानि होती है उससे बचाने के लिए बीमा क्षेत्र जो है वो अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है, राइट। इसीलिए बीमा क्षेत्र का चाहे हम बात करें व्यवसाय में या फिर नागरिकों के जीवन में जो आकस्मिक उतार चढ़ाव होते हैं और आकस्मिक उतार चढ़ावों से जो वित्तीय हानि हो सकती है उसको बीमा के माध्यम से कम किया जा सकता है। इसीलिए वित्तीय बाजार में जो है बीमा क्षेत्र की जो है भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और मध्य प्रदेश में कई बीमा जो है कंपनियां कार्य कर रही हैं जिसमें जो LIC है ये महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभा रही है जो कि मध्य प्रदेश के नागरिकों को न्यूनतम प्रीमियम पर जो है वो बीमा उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसके अंतर्गत, राइट, 87.87 लाख लोगों को, राइट, एवं जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उससे 22.37 लाख लोगों को बीमा उपलब्ध कराया गया है, राइट। और संक्षिप्त में मैं कहूँ तो जैसे हमने देखा था कि कृषि के क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव से बचने के लिए बीमा बहुत ही ज़रूरी था, वैसे ही चाहे नागरिकों का जीवन हो, उनका स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, राइट, व्यवसाय हो, उसमें जो आकस्मिक उतार चढ़ाव होते हैं अगर वो बीमा के माध्यम से सुरक्षित हो जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र में जो है एक सकारात्मक परिवर्तन होगा और फलस्वरूप जो है आर्थिक विकास और अधिक तेज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो योगदान है ये किसका हो जाएगा, बीमा क्षेत्र का हो जाएगा। इसके साथ ही पूंजी उपलब्धता के लिए भी, राइट, जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी क्या हुआ है, उसका भी विकास हुआ है। जैसे मध्य प्रदेश के इंदौर में 1991 में स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी, राइट, जिसमें 185 ब्रोकर और 315 जो हैं वो कंपनियां वो सूचीबद्ध हैं और इससे औद्योगिकरण को भी बढ़ावा मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो जो बीमा एवं बैंकिंग क्षेत्र होता है वह आर्थिक सुधारों के माध्यम से बाजार व्यवस्था में सुधार करता है, राइट, निजी क्षेत्र की जो है भूमिका को बढ़ाता है, राइट,
एवं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध कराकर माहौल को बढ़ाता है, पूंजी बाजार को बढ़ावा मिलता है, जिससे हम फलस्वरूप कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत ही तेज गति से जो है वो अग्रसर होती है और जो नागरिक हैं उनके जीवन भी इनसे सुरक्षित होते हैं और उनको भी लाभ मिलता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर सूचना एवं क्या हो जाएगा, संचार प्रौद्योगिकी हो जाएगा, राइट। तो सूचना एवं संचार जो प्रौद्योगिकी है उसका भी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में या जन सामान्य में बहुत ही महत्व होता है, राइट। सूचनाओं के माध्यम से ही भारत के या मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में कहाँ पर रोजगार उपलब्ध है, कहाँ पर रोजगार की संभावनाएं हैं, तो किन क्षेत्रों में नई इकाइयाँ स्थापित हो रही हैं, कौन कौन से जो है कौन कौन सी आधारभूत संरचना की वहाँ पर आवश्यकता है, किस वस्तु की या किस मद की वहाँ पर क्या है मांग है। अगर ये जो है सूचना जन सामान्य में उपलब्ध है तो वहाँ पर जो आम नागरिक होता है वह भी अपनी सेवा देने के लिए तत्पर होता है एवं इसका फायदा उठाता है। वहीं अगर संचार प्रौद्योगिकी जो है वो विकसित है तो इससे भी सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत ही आसानी से हो पाएगा, राइट। और वर्तमान समय में जो संचार प्रौद्योगिकी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितनी महत्व हो सकती है इसको हम समझ सकते हैं लॉकडाउन से, राइट। आपने देखा कि लॉकडाउन में पूरा का पूरा जो देश है और जितनी भी औद्योगिक धंधे हैं वो क्या हो गए थे, ठप पड़ गए थे। लेकिन सूचना जो प्रौद्योगिकी है या आईटी सेक्टर है, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसने ग्रोथ की है और इसके माध्यम से ही कई लोगों को रोजगार मिला। न केवल रोजगार मिला बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या समग्र रूप से इसने कई क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं देकर ये साबित कर दिया कि जो संचार प्रौद्योगिकी है इसके बगैर जो है विकसित अर्थव्यवस्था का स्वरूप संभव नहीं है। और मध्य प्रदेश में संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, यह जो है विभिन्न उपकरण जैसे कंडक्टर हो जाएगा, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर हो जाएंगे, फाइबर ऑप्टिक्स हो जाएगा जो कि ट्रांसमिशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, दूर संचार हो जाएगा, और माइक्रो प्रोसेसर जो हैं ये इसमें सम्मिलित होते हैं जो कि मध्य प्रदेश में पर्याप्त रूप से क्या है उपलब्ध है। अब चूंकि इसका अर्थव्यवस्था में बहुत ही अतुलनीय योगदान होता है इसलिए मध्य प्रदेश सरकार भी सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने प्रदेश को और अग्रसर बनाने के लिए प्रयासरत है। इसके साथ ही राज्य सरकार, केंद्र सरकार सूचना एवं जो है संचार प्रौद्योगिकी उसके विकास के लिए कई योजनाएं चलाए रही है, राइट। और इससे ई व्यवसाय में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और लॉकडाउन में तो जितने भी ई कॉमर्स बिजनेस थे उनको सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है, राइट। ऑनलाइन जो जॉब्स थी उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, राइट। और इससे हर एक चीज़ का जो है वो डिजिटलाइजेशन भी हो गया है। इससे यह भी संभावना है कि भविष्य में जो आईटी सेक्टर है उसकी ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल तरीके से होगी और इससे उत्पादन बढ़ा है और एक तरीके से वैज्ञानिक अनुसंधान है एवं नवाचार में भी इससे क्या हुई है, वृद्धि हुई है, जिससे सकारात्मक माहौल में मध्य प्रदेश में और इससे क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। अगर सूचना एवं जो संचार प्रौद्योगिकी है उसमें वृद्धि होती है तो उससे प्रशिक्षण में भी सहूलियत होगी और कौशल जो है विकास वह भी हो पाएगा, राइट। इसके साथ ही जो बुनियादी ढांचा है, राइट, अनुसंधान है, विकास सुविधाएं हैं, राइट, इनमें भी जो है क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। और अगर हम देखें तो संचार के क्षेत्र में वर्ष 2018 में जो योगदान था वो 1.93 था और स्थिर भावों पर जो था मूल्यवर्धन जीबीए में 2.32 का क्या है, अंश है। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारे अर्थव्यवस्था के योगदान में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके समय पर वर्तमान समय में अगर हम देखें तो
न केवल जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर में अपना योगदान देती है, बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो लाल फीताशाही है, भ्रष्टाचार है, राइट, या फिर हम ये कहें कि फाइलों के माध्यम से जो काम कई दिन होने में लग जाते थे, उसको ई गवर्नेंस के माध्यम से इम्प्रूव किया जा रहा है। इसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है वह भी क्या है, बढ़ गई है। और इसके लिए ही जो जितनी भी योजनाएं उनके क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी जो है विभाग, इसकी स्थापना की, जो कि वर्तमान समय में इंजन के रूप में कार्यरत है। और इसका कार्य क्या है, हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, या फिर जो इनसे संबंधित पार्क हैं या विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, और इनसे संबंधित जो भी संबंधित बुनियादी ढांचा है उसमें उसको प्रोत्साहित करना एवं उनके विकास के लिए राज्य में निवेश को आकर्षित करना इसका कार्य होता है, राइट। इसके साथ ही जो ई गवर्नेंस होता है, राइट, वो सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी उद्योगों के संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए भी क्या होता है, बहुआयामी रणनीति के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान कर रहा है, राइट। और इसके साथ ही अगर हम मध्य प्रदेश में देखें, मध्य प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम हो जाएगा, आफ्टेल टेलीकम्युनिकेशन हो जाएगा, राइट, मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा, राइट, और सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो ये निगम एवं संस्थान हैं जो कि आईटी सेक्टर की ग्रोथ के में भी अपना योगदान दे रहे हैं, राइट। इसके साथ ही जो सूचना प्रौद्योगिकी विकास जो विभाग है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को और बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है स्वायन, जिससे क्या होगा, ग्राम पंचायतों को ब्लॉक से, ब्लॉक को किससे जोड़ा जाएगा, राइट, जिले से, जिले को किससे जोड़ा जाएगा, संभाग से, एवं संभाग को भोपाल जो है राजधानी उससे हाई स्पीड से जोड़ा जाएगा, जिससे कि क्या होगा, जो सूचनाएं हैं, राइट, और जो भी जानकारियां हैं वो बहुत तेजी से क्या होंगी, ट्रांसमिट हो पाएंगी। फलस्वरूप एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इससे जो नवाचार है वह भी बढ़ेगा, और उससे जो ई गवर्नेंस से उससे एडमिनिस्ट्रेटिव या जो प्रशासनिक एफिशिएंसी है वह भी क्या होगी, इम्प्रूव होगी, राइट। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में जो है निगम द्वारा इंदौर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो स्थापित किया गया है, और वहीं भोपाल में भी जो पहला आईटी पार्क है वो स्थापित किया गया था। इसके साथ ही वर्तमान समय में जो है हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था और अधिक विकसित हो, इसके लिए आईटी सेक्टर को और अधिक अच्छा ग्रोथ लाने के लिए भोपाल है, जबलपुर है, ग्वालियर में भी जो है राज्य सरकारें अपना योगदान दे रही है, राइट। अगला हो जाएगा यहाँ पर परिवहन हो जाएगा, राइट। इसको अगले चलकर जो हमारा जो अगला लेक्चर है उसमें आधारभूत ढांचा है, तो आधारभूत ढांचा में भी हमको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, राइट। तो जो परिवहन है, परिवहन सेवा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, और ये किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए आधारभूत जो ढांचा है उसका भी महत्वपूर्ण अंग होता है। और सीधी सी बात है, हमारे देश में या राज्य में, राइट, चाहे वो खनिज हो, वनोपज हो, कृषि उत्पाद हो, राइट, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, राइट, जो कच्चा माल है उसको उद्योगों तक लाना, और उद्योगों से जो जितनी भी वस्तुएं हैं उनको कच्चा माल तक पहुंचाने के लिए जो है परिवहन बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, राइट। इसके लिए ही मध्य प्रदेश में जो है परिवहन जो है सुविधाएं बहुत ही आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और मध्य प्रदेश में निरंतर सड़कों को बढ़ाने के लिए एवं रेल मार्गों को विकसित करने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। अगर हम यहाँ पर आंकड़ों के माध्यम से समझें तो जो जीबीए है, जीबीए में परिवहन का अगर हम योगदान देखें तो सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित भावों पर जो है परिवहन का योगदान 2017-18 में 2.65 था, और स्थिर भावों पर जो था 3.81% था, राइट। और वहीं अगर तथ्यात्मक जानकारी देखें तो 2008 तक मध्य प्रदेश में 8,772 किलोमीटर लंबे
नेशनल हाईवेज हैं, राजकीय जो राजमार्ग है उनकी जो है लंबाई 11,389 है, और जिला मार्ग है उनकी लंबाई 22,129 क्या है, किलोमीटर है, राइट। और जाहिर सी बात है ये वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने ले जाने में अपना योगदान देता है। फलस्वरूप जो है कि ये अनाजों के वितरण में, राइट, उद्योगों के वितरण में एवं सेवा क्षेत्र में तथा समग्र रूप से समस्त अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। फिर हो जाएगा उसके बाद में पर्यटन हो जाएगा, राइट। अब अगर हम देखें पर्यटन के बारे में, किसी भी देश की जो है अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से या तो वो उसके प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती है, या फिर वो जो है वो औद्योगिक क्षेत्र पर निर्भर होती है, या फिर हो सकता है कि किसी देश में खूबसूरत जो है पर्यटन स्थल हो, तो उस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो पर्यटन आधारित भी हो सकती है। और दुनिया में स्विट्जरलैंड है, मॉरिशस है, कई यूरोपियन देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार ही क्या है, पर्यटन माना जाता है, राइट। और पर्यटन जो है वो अर्थव्यवस्था के लिए भी, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। जैसे यूनिट 1 में हमने समझा था कि किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए जो है विदेशी पूंजी बहुत ही आवश्यक होती है, राइट। और अगर हमारे पास में फॉरेक्स मौजूद होगा तो हम अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को आसानी से खरीद पाएंगे। वहीं अगर हम देखें तो समग्र मांग में, राइट, समग्र मांग में भी वृद्धि होने के लिए भी जो है विदेशी अगर पर्यटक जो है, समग्र मांग में वृद्धि होने के लिए यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हमारे देश में जो कंजप्शन उसमें भी क्या हो, वृद्धि हो, राइट। और अगर किसी देश में एनी हाउ जो है अगर पर्यटन इम्प्रूव होता है तो उस देश की उस राज्य की या उस देश की जो है उस देश में विदेशी पूंजी का क्या होता है, विदेशी पूंजी प्राप्त होती है। विदेशी पूंजी के साथ साथ जो है जो पर्यटक उस राज्य में या उस देश को विजिट करते हैं वहाँ पर वो खर्चा करते हैं, राइट। और जब वो किसी भी राज्य में जाकर घूमने के लिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनको ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होगी। तो इससे क्या होगा कि जो जितने भी अगर हम देखें तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का क्या होगा, विकास होगा। वहीं पर उनको रुकने के लिए होटल्स, खाने के लिए, राइट, और वो आएंगे तो कुछ खरीदेंगे सही। तो कहने का मतलब ये है कि होटल है, परिवहन है, राइट, फिर जो जितनी भी सूचना जानकारियाँ हो जाएंगी, स्थानीय भोज्य पदार्थ हो जाएंगे, सब की मांग बढ़ेगी और उससे नए नए जो रोजगार हैं वो सृजित होंगे। और हमारा मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो कि सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, प्राकृतिक सौंदर्यता की दृष्टि से हर एक चीज़ में विश्व प्रसिद्ध हैं। यही कारण है कि पूरी दुनिया में हमारा मध्य प्रदेश या भारत बहुत ही प्रसिद्ध है और दुनिया में कई जो है सैलानी जो हैं वो भारत आते हैं। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कई धार्मिक स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, सामाजिक स्थल हैं, सांस्कृतिक स्थल हैं, राइट, और प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थल भी हैं जिनसे जो है हमारे देश के अन्य राज्यों से या विदेशों से जो है वो पर्यटन आते हैं। और वो जो पर्यटन आते हैं तो वो विदेशी पूंजी एवं जो है समग्र मांग के माध्यम से मध्य प्रदेश में जो है उत्पादकता में भी वृद्धि करते हैं और रोजगार सृजन होता है और राजस्व में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो मध्य प्रदेश ने जो है पर्यटन को और अधिक विकसित करने के लिए, राइट, स्थानीय स्तर पर जो है आजीविकाओं को और सुदृढ़ करने के लिए, पर्यटन सेवाओं को विस्तार करने के लिए कई नीतियां, कई कार्यक्रम लागू किए हैं, जिसमें से स्पेसिफिक रूप से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन दिनांक 22 फरवरी 2017 को किया गया है। इसके साथ ही टूरिज्म को व्यापक तौर पर जो है विकसित किया जा सके, इसीलिए मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने अपनी जो है पर्यटन नीति 2016 जारी की है, पर्यटन नीति जारी की है और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन भी किया है, राइट।
इसके साथ ही यहाँ पर हमारे जो मध्य प्रदेश है इसमें निजी निवेशकों को भी बढ़ावा देने के लिए एक पृथक जो है सेटअप मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के अंदर जो है वो क्रियाशील है, ताकि हमारे जो निजी होटल चेन हो जाएगी, रेस्टोरेंट चेन हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो जाएंगी, उसमें भी इन्वेस्टमेंट बढ़े। राइट, इसके साथ ही हमारे मध्य प्रदेश में कई वाटर बॉडीज़ हैं, राइट, और जिनका कि अभी तक विकास नहीं हुआ था। राइट, इसीलिए मध्य प्रदेश ने गवर्नमेंट ने कई वाटर बॉडीज़ हो जाएंगी, जैसे हनुवंतिया एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हनुवंतिया को एक बहुत अच्छे टूरिस्ट प्लेस जो है उसके तौर पर विकसित किया है, ताकि पर्यटक वहाँ पर जाएं और जो तटीय क्षेत्र हैं, दरअसल मध्य प्रदेश में लैंडलॉक्ड जो है स्टेट है, इसलिए तट नहीं पाए जाते, इसलिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनको एक तरीके से निजी हाथों में सौंपने के लिए भी क्या किया है, लाइसेंस सेवा दे रही है, ताकि जो निजी क्षेत्र हैं वो उन वाटर बॉडीज़ के सामने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें और फलस्वरूप मध्य प्रदेश के जो हैं व्यक्ति वहाँ पर जाकर जो है तटीय जो कोस्टल एरियाज होते हैं वैसा आनंद लें। राइट, इसके बाद में हम बात करते हैं शिक्षा की। राइट, अब ये तो आपको पता है कि शिक्षा जो है आर्थिक विकास की जननी होती है। अगर हमारे देश में शिक्षा है, पर्याप्त ज्ञान है, जानकारी है, नवाचार है, कौशल है, तो जाहिर सी बात है कृषि क्षेत्र हो, द्वितीयक क्षेत्र हो या अर्थव्यवस्था का कोई भी क्षेत्र हो, उसका विकास अवश्य रूप से होगा। यहाँ पर शिक्षा जो है न केवल अर्थव्यवस्था में योगदान देती है, बल्कि रोजगार जो है सृजन में भी क्या करती है, ये महत्वपूर्ण स्थान होती है। अगर हमारे प्रदेश की जो जनसंख्या है वो शिक्षित है, उसके पास में तकनीकी ज्ञान है, तकनीकी कौशल है, तो उसको रोजगार मिलेगा, रोजगार में वृद्धि होगी। या फिर जो है शिक्षा जो है वो स्वरोजगार के लिए भी क्या करती है, प्रेरित करती है। राइट, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज हो जाएंगे, डॉक्टर, सीए, चार्टेड अकाउंटेंट और कई ऐसी सेवाएं हैं। राइट, इसके साथ ही ये जो है हमारे प्रदेश में शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति वित्तीय प्रबंधन हो जाएगा। राइट, वित्तीय प्रबंधन हो जाएगा, क्या उसके लिए सही है, इसका फैसले लेने के लिए भी योग्य बनाती है। तो कुल मिलाकर शिक्षा समग्र रूप से आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, व्यवहारिक विकास के लिए जो है वो अति अनिवार्य होती है। और मध्य प्रदेश में जो है वो शिक्षा बढ़ती जा रही है। 2001 में कुल 63.70% जो थी साक्षरता थी, वो 2011 में 5.60 बढ़कर 69.3% हो चुकी है। राइट, वही पुरुष साक्षरता की बात करें तो 78.7% पुरुष साक्षरता है और महिला जो साक्षरता है वो 59.2% है। राइट, तो इसके साथ ही ये जो है साक्षरता है, इसके साथ ही हमारे मध्य प्रदेश में तकनीकी ज्ञान के लिए या शिक्षा के विकास के लिए जो है कई शासकीय संस्थाएं कार्य कर रही हैं। जैसे प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए जो है राज्य में 80,807 शासकीय प्राथमिक विद्यालय हैं। इसके साथ ही 30,222 जो है शासकीय माध्यमिक। राइट, तो प्राइमरी स्कूल 80,807 हैं। राइट, मिडिल स्कूल जो है वो 30,228 हैं। वहीं अगर हम देखें तो माध्यमिक शिक्षा को और अधिक बढ़ाने के लिए जो है 2017-18 में कुल 8,373 हाई स्कूल 10th 12th के लिए और हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो 8,998, ये इतने स्कूल जो हैं वो संचालित हैं। इसके साथ ही कॉलेज या फिर पीजी डिग्री के लिए जो है 2018 में राइट जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें 44 नए कॉलेज की स्थापना और 3 अर्ध शासकीय जो है महाविद्यालय ये भी क्या किए गए हैं, प्रारंभ किए गए हैं। इस तरीके से देखें तो जो कॉलेज की संख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई है, 515 हो गई है। वहीं हमारे मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ाने के लिए दक्ष और कौशल युक्त जो है तकनीकी शिक्षा के लिए 2018-19 में 609 तकनीकी शिक्षण संस्थाएं जो हैं वो संचालित हैं। राइट, और प्रवेश क्षमता जो है वो कितनी है, यहाँ पर 1,21,700
जो है 36 है। तो ये इतने लोगों को दक्ष कौशल युक्त जो है तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराते हैं, राइट। तो ये हमने यहाँ पर शिक्षा के जो संबंध समझा। अब हम देखते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में, राइट। तो यहाँ पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य ये दो आयाम ऐसे हैं जो किसी भी राष्ट्र की, किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भले ही प्रत्यक्ष रूप से योगदान ना दें, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा एवं स्वास्थ्य का बहुत ही अधिक क्या होता है, योगदान होता है, राइट। क्योंकि आप समझिए, जो जनसंख्या होती है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक क्या होती है, कार्यशील होती है, और दूसरी क्या होती है, आश्रित होती है। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी भी परिवार में कोई भी एक व्यक्ति बीमार है, अपंग है, उसके पास में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, तो पूरा परिवार उसकी देख रेख में लग जाता है, अर्थात आश्रित जो है जनसंख्या बढ़ती है, राइट। तो आश्रित जनसंख्या ना केवल जो है अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, बल्कि राइट और जो परिवार के सदस्य होते हैं वो देखभाल में जुट जाते हैं। इसीलिए अगर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं तो जो है जितने भी जो बीमार व्यक्ति हैं, राइट, रोग युक्त व्यक्ति हैं, उन नागरिकों का उपचार किया जा सकता है और उनको कार्यशील जनसंख्या में परिवर्तित किया जा सकता है, राइट। तो अगर अच्छा जो है स्वास्थ्य सेवाएं होंगी, राइट, तो वहां पर जो है कि एक तो उसका अप्रत्यक्ष रूप से समग्र रूप से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। और वर्तमान समय में आपको पता है कि मेडिकल डेस्टिनेशन से भी जो है ये स्वास्थ्य जो क्षेत्र है ये भी अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहा है, राइट। वर्तमान समय में चाहे योगा सेंटर हो जाएंगे, ट्रीटमेंट सेंटर हो जाएंगे, राइट, कई ऐसे सेंटर हैं जो जिनके पास में अगर उपयुक्त संसाधन है तो देश से, प्रदेशों से, अलग अलग जगह से लोग इलाज कराने आते हैं। और भारत का जो मेडिकल सेक्टर है वो बहुत ही इम्प्रूव है। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में बहुत ही सस्ते दामों पर अच्छा उपचार मिल जाता है। इसीलिए ये मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ाता है। और मेडिकल टूरिज्म जो है वो न केवल जो है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान देगा, राइट, बल्कि रोजगार सृजन में भी अपना योगदान देता है, राइट। इसके साथ ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्वस्थ योजनाओं के माध्यम से स्वस्थ जो है सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हो जाएगा, पूरा मिशन हो जाएगा, धनवंतरी योजना हो जाएगी, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना हो जाएगा, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हो जाएगा, जननी एक्सप्रेस योजना हो जाएगा, संजीवनी 108 कार्यक्रम हो जाएगा, राइट, अटल बाल विकास जो जितने भी योजना है ये और स्वस्थ सेवाओं को अच्छा देने के लिए ये योजनाएं जो है वो लागू हैं, राइट। अब अगला हो जाएगा हस्तशिल्प हो जाएगा, राइट। तो अगर हम देखें तो स्वतंत्रता से पहले, राइट, स्वतंत्रता से पहले या हम ये कहें कि यूरोपियंस के आगमन से पहले हमारा देश भारत पूरी दुनिया में अपनी हस्तशिल्प कलाओं के लिए क्या था, विश्व प्रसिद्ध था। चाहे वो लकड़ी के औजार हों, बर्तन हों, राइट, खिलौने हों, पत्थर की मूर्तियां हों, विभिन्न प्रकार के उपकरण हों, मिट्टी के पात्र हों, या फिर जो है कागज के खिलौने, बर्तन, उपकरण हो जाएंगे, राइट, ये सब पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। और इसके साथ ही जो हस्तशिल्प होता है यह भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, राइट, क्योंकि जो हस्तशिल्प होता है वह स्वयं रोजगार को क्या करता है, बढ़ावा देता है, राइट, और इसके साथ ही जो स्थानीय आवश्यकताएं होती हैं उसको बढ़ावा देता है। तो एक तो ये जो है स्वरोजगार को बढ़ावा देगा, इसके साथ ही जो हस्तशिल्प होता है ये निर्यात को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि हाथ से जो बनी वस्तुएं होती हैं उनकी मांग पूरी दुनिया में होती है, राइट। और पूरे विश्व में जैसे हम बात करें झाबुआ की जो पिथौरी चित्रकला हो जाएगी, उज्जैन की छिपा शिल्प हो जाएगी, ग्वालियर की गुड़िया शिल्प हो जाएगी, राइट, कला एवं पोट्री हो जाएगी, बालाघाट में जो है बांस की वस्तुएं बांस के हो जाएंगे, उज्जैन का कंगी शिल्प हो जाएगा, इंदौर, उज्जैन, महेश्वर, राइट,
उनकी लाख शिल्प हो जाएगी, और महेश्वर तथा चंदेरिया की जो साड़ियाँ हैं वो पूरे क्या हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं, भारत प्रसिद्ध हैं। तो न केवल ये स्वरोजगार प्रदान करती हैं बल्कि निर्यात को भी बढ़ाती हैं, अर्थात हमारी अर्थव्यवस्था में इनका जो है निर्यात में वृद्धि के लिए जो है अतुलनीय योगदान है। वैसे ही क्या हो जाएंगी, परामर्श सेवाएं हो जाएंगी, कंसल्टेंसी जो है सर्विसेज हो जाएंगी, और कंसल्टेंसी सर्विसेज भी जो है एक तरीके से क्या करती हैं, स्वरोजगार को बढ़ाने के साथ साथ कुशलता को, राइट, और जो ओवरऑल एक तरीके से हम देखें कुशलता हो जाएगी, और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस या फिर हम कह सकते हैं आउटपुट, राइट, या जिसको हम कह सकते हैं निर्गत में क्या करते हैं, अपना योगदान देते हैं, राइट। हमारे प्रदेश में नए उद्योग धंधों की स्थापना के लिए, राइट, या फिर कुशल प्रबंधन के लिए जो है कई परामर्श सेवाएं जो हैं वो उपलब्ध हैं, और इसके लिए मध्य प्रदेश एक उभरता बाजार है। जैसे मध्य प्रदेश में वकील हैं, सीए हो जाएगा, राइट, वित्तीय एवं विपणन सलाहकार हो जाएंगे। ये जो लोग हैं ये अपनी परामर्श सेवाएं देते हैं, जिससे भी सकारात्मक प्रभाव बनता है, राइट। तो ये हमने यहाँ पर समग्र रूप से जो है हर एक क्षेत्र के बारे में समझा, चाहे वो पर्यटन हो, राइट। अगर हम शुरुआत से ही देखें तो शुरुआत में हमने बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र हो जाएगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी हो जाएगा, फिर परिवहन हो जाएगा, पर्यटन हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा, राइट। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को और इनका अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम सेवा क्षेत्र का राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान को समझेंगे, राइट। तो अभी तक हमने अलग अलग क्षेत्रों के योगदान को समझा था, अब हम मध्य प्रदेश में समग्र रूप से सेवा क्षेत्र के योगदान को समझेंगे, राइट। और जैसा कि हमें पता है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जो सेवा क्षेत्र का योगदान है वो प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में क्या है, कम है, परंतु मध्य प्रदेश में सेवा क्षेत्र जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में हर साल जो है वो वित्तीय संस्थान, बैंक है, इंश्योरेंस संस्थान है, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसका भी विकास हो रहा है। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है उन्नति हो रही है, और स्वास्थ्य जो है सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, राइट। और इन सब का जो है योगदान को अब हम समग्र रूप से समझते हैं। तो अगर हम देखें तो सेवा क्षेत्र से राज्य की आय में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसके साथ ही सेवा क्षेत्र जो है वो बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। इसके साथ ही जो सर्विसेज हैं जब उनको निर्यात करते हैं तो निर्यात बढ़ता है। इसके साथ ही सर्विस सेक्टर से सेवा क्षेत्र के अच्छा होने से जो है निवेश भी प्राप्त होता है। इसके साथ ही निर्यात में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर राज्य की आय में योगदान, राइट। जैसा कि हमने देखा था कि मध्य प्रदेश की स्थापना से लेकर 8वीं पंचवर्षीय योजना तक जो था कृषि की क्षेत्र में सेवा क्षेत्र का योगदान क्या था, एक तरीके से स्टैग्नेंट था, राइट। या फिर हम कह सकते हैं कि स्थिर था, राइट। परंतु जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, 9वीं पंचवर्षीय योजना से अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसमें सेवा क्षेत्र में 9% की वृद्धि हुई थी। वहीं जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें, राइट, कृषि में 5% की, उद्योग में 10% की, तो वहीं पर जो है सेवा क्षेत्र की 8% की वृद्धि हुई थी। इसके साथ ही 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वो 13.75% रहा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो सेवा क्षेत्र है वो हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था में भी क्या कर रहा है, योगदान दे रहा है। इसके साथ ही हमने जो पहले ही स्लाइड में सबसे पहले ही देखा था कि अगर वर्तमान समय में कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो 2011-12 में
राइट। जो सकल घरेलू उत्पाद था, सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 39.6% था, जो कि वर्तमान में 19-20 में त्वरित आंकड़ों पर कितना हो चुका है, 39.73। और वहीं जो 2020-21 है, इसमें भी इसका जो है योगदान वो कितना है, 37.56। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि सेवा क्षेत्र का मध्य प्रदेश की जीडीपी में 37% से अधिक का योगदान होता है। उसके साथ ही सेवा क्षेत्र की जो प्रति वर्ष जीडीपी में वृद्धि होती है वो कितनी, हमने देखा था 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें जो था, हाँ 12वीं पंचवर्षीय योजना में 13.75% जो थी वृद्धि दर रही थी, राइट। अब दूसरा हो जाएगा यहाँ पर रोजगार प्रदान करना। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीयक क्षेत्र भी बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराते हैं, लेकिन प्राथमिक जो क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में जो है छिपी हुई बेरोजगारी प्रबल होती है, इसके साथ ही मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है। और वैसे ही जो औद्योगिक क्षेत्र होता है, इसमें मांग एवं आपूर्ति के चलते कई बार जो है वो जो कामगारों को या मजदूरों को निकाल भी दिया जाता है, राइट। परंतु अगर हम सेवा क्षेत्र की बात करते हैं तो जैसे जैसे हमारे देश में शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ रही है, तकनीक में वृद्धि हो रही है, उनके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि हो रही है, उसी अनुपात में रोजगार के अधिक अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि कृषि में जहां पर मौसमी रोजगार मिलता है, वहीं पर सेवा क्षेत्र में वर्ष भर जो है रोजगार के अवसर जो हैं वो उपलब्ध होते हैं, राइट। इसके साथ ही जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं, वैसे वैसे सेवा क्षेत्र की जो है सेवाओं की मांग में भी वृद्धि हो रही है, चाहे वकालत हो, चाहे फिर डॉक्टरी हो, या एजुकेशन से संबंधित जो है वो सर्विसेज जो है उनकी मांग भी बढ़ रही है। इसीलिए इनका अगर हम कौशल एवं इनको प्रशिक्षित कर दिया जाए तो इससे साल भर एवं अच्छा रोजगार इससे प्राप्त होगा। अब तीसरा हो जाएगा विदेशों से निवेश क्या करना, आकर्षित करना। जिस देश में या हमारे राज्य में अगर सेवा क्षेत्र अच्छा होगा, अर्थात अगर बैंकिंग सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है, राइट, ये सब अगर अच्छा है तो उससे क्या होगा, अगर जैसे हमने कहा बैंकिंग, बीमा, व्यापार, राइट, पर्यटन, परिवहन, ये सब बहुत ही विकसित है, तो उससे जो विदेशी नागरिक हैं, विदेशी कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो उस राज्य में वो विदेशी निवेश करने के लिए क्या होंगी, आकर्षित होंगी। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश हर साल जो है इन्वेस्टर मीट भी आयोजित कराता है। जैसे मध्य प्रदेश मैग्निफिसेंट हो जाएगा या इन्वेस्टर मीट हो जाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार अपनी सेवाओं के बारे में जानकारी देती है। इसके फलस्वरूप जो है विदेशी नागरिक हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो भारत में तथा विशेषकर मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने की इच्छुक होती हैं। चौथा हो जाएगा यहाँ पर निर्यात में योगदान, राइट। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश तथा भारत में जो जितनी भी सर्विसेज हैं वो ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम ये कहें कि जो आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर या भारत के जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, राइट, या फिर भारत के जो इंजीनियर्स हैं, वो विदेशों में जाकर अपनी योगदान दे रहे हैं। अर्थात भारत पूरी दुनिया में सेवा निर्यात के लिए जाना जाता है, राइट। सूचना संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाएं हो, सॉफ्टवेयर से संबंधित सेवाएं हो, इंजीनियरिंग, हर प्रकार की जो है सेवाएं भारत से निर्यात की जा रही हैं। यही कारण है कि पूरी दुनिया में भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त होता है, राइट। और मध्य प्रदेश से भी कई प्रोफेशनल्स हैं जो कि विदेशों में काम कर रहे हैं, अर्थात मध्य प्रदेश भी अच्छा खासा जो है वो सेवाओं का निर्यात कर रहा है, राइट। अब हम समझते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान, राइट। सेवा क्षेत्र में पर्यटन जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि मैंने बताया था कि जैसे ही विदेशी आते हैं, राइट, तो उससे समग्र मांग बढ़ती है, राइट। जितने भी विदेशी व्यक्ति हैं वो जब हमारे देश में ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक जो जितने भी केंद्र हैं उनको विजिट करते, समग्र मांग बढ़ती है, उससे आधारभूत सुविधाओं
के जो है विकास होता है। इसके अलावा भी अर्थव्यवस्था पर इसके बहुत ही दूरगामी जो है वो प्रभाव पड़ते हैं, राइट। और इनके साथ साथ ही हमारे जो एंसिलरीज क्षेत्र हैं अर्थात पर्यटन क्षेत्र का विकास होता है, तो उससे अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने के साथ साथ ही जो संबद्ध क्षेत्र होता है जैसे होटल हो जाएगा, रेस्टोरेंट हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा, राइट, या फिर जो केटरिंग का काम हो जाएगा, राइट, कैफे हो जाएंगे, उन सब में भी जो है हस्तशिल्प, वस्त्र, जवाहरात, इन सब में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, जिसको हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, रोजगार का सृजन हो जाएगा, राइट। अब देखिए, जब विदेशी पर्यटक भारत आते हैं तो वो उनको बहुत अधिक मात्रा में जो सेवाओं की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो होता है पर्यटन होता है ये श्रम अभिमुखी क्या माना जाता है, उद्योग माना जाता है, राइट। और जितनी अधिक मात्रा में विदेशी पर्यटक आएंगे उतनी अधिक मात्रा में जो सेवाएं हैं जैसे गाइड हो जाएगा, ट्रेवल एजेंट हो जाएगा, ड्राइवर, होटल, राइट, तो होटल मालिकों की जो है और सेवाएं, राइट, प्रबंधन की, तो इस तरीके की कई जो है रोजगार के अवसरों में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके साथ ही ये एक प्रदूषण मुक्त भी क्या माना जाता है, वृद्धि मानी जाती है। और अगर हम देखें कि अगर 8 विदेशी आते हैं तो उससे मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है। इसके साथ ही अगर 32 स्वदेशी पर्यटक आते हैं तो उससे भी क्या होता है, जो है एक व्यक्ति को रोजगार का अवसर प्राप्त होता है, राइट। इसके साथ ही अगला हो जाएगा महिलाओं के रोजगार में वृद्धि। दरअसल जो पर्यटन है ये हॉस्पिटैलिटी या मेहमानी से संबंधित है, इसीलिए महिलाओं के जो कौशल हैं, उनकी जो सेवाएं हैं, उनकी अधिक जो है आवश्यकता होती है, जैसे होटल में रिसेप्शनिस्ट के रूप में, गाइड के रूप में, राइट, इत्यादि में जो महिलाओं को अपेक्षाकृत जो है अधिक संख्या में रोजगार मिलते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो जाएगी। तो जब विदेशी नागरिक भारत में आते हैं तो वो कई सारी वस्तुओं को खरीदते हैं और इस वजह से जो है भारत में विदेशी मुद्रा भी बढ़ती है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो विदेशों से आने वाले पर्यटकों में जो हर तीसरा पर्यटक होता है वो भारत आता है, और भारत से कहाँ पर, मध्य प्रदेश में आता है। वर्ष 2018 में 6.9 लाख करोड़ घरेलू तथा 2.88 जो लाख थे वो विदेशी पर्यटक मध्य प्रदेश आए थे। इस तरीके से देखें तो 6.93 करोड़ जो है वो पर्यटकों ने मध्य प्रदेश में भ्रमण किया, और उन्होंने प्रति वर्ष 1000 जो करोड़ है वो क्या करते हैं, खर्च करते हैं। तो सीधी सी बात है, खर्च करते हैं तो जो विदेशी मुद्रा है वह भी मिलती है, और दूसरी चीज़ ये कि इससे समग्र मांग में वृद्धि होती है, जिससे नए रोजगार के जो है वो अवसर भी बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा निर्यात में वृद्धि हो जाएगी। तो जब विदेशी पर्यटक मध्य प्रदेश आते हैं तो वो मध्य प्रदेश की हस्तशिल्प कई जो वस्तुएं हैं उनको खरीदते हैं, जैसे महेश्वरी की साड़ियाँ, चंदेरी की साड़ियाँ एवं अनेक जो हैं हस्तशिल्प हैं, ये जो वस्तुएं हैं उनका भी जो है वो विकास होता है, अर्थात इससे निर्यात में भी वृद्धि होती है। वहीं क्या हो जाएगा, ढांचागत विकास हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन को उद्योग का क्या दे दिया है, दर्जा दे दिया है, और पर्यटन के और अधिक सुधार करने के लिए, पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए जो जल क्षेत्र हैं वो विकसित किए जा रहे हैं। जो जितने भी प्राकृतिक क्षेत्र हैं, प्राकृतिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनको और अधिक अच्छे सुविधाओं से जो है वो विकसित किया जा रहा है। आधारभूत सेवाएं जैसे सड़क, रेल, बिजली, संचार, राइट, इनमें भी तेजी से विकास हो रहा है, राइट। तो कुल मिलाकर पर्यटन क्षेत्र में विकास से ये जो आधारभूत सेवाएं हैं इनमें भी वृद्धि होती है। और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो जाएगी, अगला, कि इससे सहायक उद्योग धंधों का भी क्या होता है, विकास होता है, राइट। जितनी अधिक मात्रा में पर्यटक आएंगे उतनी ही अधिक मात्रा में रेस्तरां, ट्रैवल एजेंसी, ड्राई क्लीन, फोटो फिल्म, बार, ब्यूटी पार्लर, म्यूजिक इत्यादि की सेवाओं में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। और वहीं पर
सबसे आखिरी का हो जाएगा यहाँ पर संतुलित क्षेत्रीय विकास, राइट। क्योंकि हो सकता है कि जो कई औद्योगिक जो इकाइयाँ होती हैं वो किसी देश के किसी विशेष क्षेत्र में है, उनकी संख्या अधिक होती है, लेकिन जो टूरिज्म होता है, धार्मिक जो टूरिज्म है, तो टूरिस्ट जो प्लेसेस हैं वो सभी राज्यों में है, और राज्यों में भी लगभग सभी जिलों में कोई ना कोई धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक स्थल पाया जाता है, जिससे जब वहाँ पर विदेशी पर्यटक घूमने जाते हैं तो उससे क्या होता है कि उससे जो विकास की प्रक्रिया है, यह सभी भागों में जो विकास होता है तो इससे संतुलित क्षेत्रीय विकास भी होता है। तो ये हमने यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में विकास को पढ़ा। इसके साथ ही हमने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जो है सेवा क्षेत्र के योगदान को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।